नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे सरकार की उन हर योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को सोनीपत के राई की राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में स्थित अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से बनाई गई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए खुशी का पल है कि आज मैं इसका उद्घाटन कर रहा हूं। और क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं, देखिए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मंगलवार को सोनीपत के राय विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में स्थित अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से बनाई गई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि 2 साल पहले किराए की बिल्डिंग में शुरू हुई थी और आज यूनिवर्सिटी की इस बिल्डिंग का उद्घाटन करने में खुशी महसूस हो रही है। विश्वविद्यालय के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एकेडमिक ब्लॉक के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होकर मैं अत्यंत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। विश्वविद्यालय को नया भवन मिलने पर मैं आप सबको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं राज्यपाल ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। उनके जन्म दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में उनके नाम पर 30 करोड़ की लागत से ये भवन बनाया गया है। भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इस यूनिवर्सिटी में आने वाले समय में अच्छे विद्यार्थी तैयार होंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन जो एक महान शिक्षक, दार्शनिक और आदर्श राजनयिक, उन्होंने हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया। उनके जन्म दिवस शिक्षक दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज उनके नाम पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में 30 करोड़ रुपए की लागत से एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया गया। यह ब्लॉक का स्मार्ट कक्षाओं के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें शिक्षण सीखने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति प्रणाली की भी कल्पना करता हूं कि वो जल्द ही हमारे संस्थानों में शुरू की जाए और इसको शुरू करने की जिम्मेदारी हमारे विश्वविद्यालय और विद्यालयों की ही है, क्योंकि किसी भी शिक्षा नीति को लागू करने के लिए विद्यालय और महाविद्यालय का अहम योगदान होता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर एक क्रांतिकारी कदम उठाए। यह शिक्षा नीति 2020 जो भारत केंद्रित शिक्षा, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है। अब यह हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे इसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ साथ लागू करें। मुझे विश्वास है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। वहीं उन्होंने महिलाओं के सम्मान पर भी चिंता जाहिर की और कहा कि महिलाओं का सम्मान आज के समय को देखते हुए बहुत जरूरी है और उन्हें सम्मान मिलना ही चाहिए। जनता टीवी के लिए राय से लाजपत कुमार की रिपोर्ट।
वहीं चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जहां 15 अहम टेंडरों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए। मंगलवार को हरियाणा निवास चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। इस बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, जहां 16 में से 15 अहम टेंडरों को मंजूरी दे दी गई, जिसकी जानकारी बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम मनोहर लाल ने दी। देखिए, आज हाई पावर परचेज कमेटी में कुल 16 आइटम्स थी और इन 16 में से 15 आइटम्स के फाइनल हो गए। एक किन्हीं कारणों से उसको नहीं लिया जा सका, सामने वाली पार्टी उस सामान को देने के लिए तैयार नहीं थी, एक पावर डिपार्टमेंट का था। बाकी 15 जो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट से वो पूरे हो गए हैं। वहीं उन्होंने एक अहम जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा रोडवेज बसों में करीब 6 महीने बाद ई टिकटिंग का सिस्टम शुरू हो जाएगा। हर कंडक्टर को एक पॉस मशीन दी जाएगी, जिसके माध्यम से ई टिकट जारी की जाएगी। इसके साथ ही हर एक बस में सुरक्षा के नाते सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसके लिए करीब 40 करोड़ रुपए का एक बड़ा टेंडर मंजूर किया गया है। हमने बसों में अपनी 4,500 जो फ्लीट है हरियाणा रोड्स की बसों का, उसमें 6 महीने बाद ई टिकटिंग का सिस्टम शुरू हो जाएगा। हर किसी कंडक्टर को एक पॉस मशीन ये दी जाएगी और उस पॉस मशीन के माध्यम से सभी जो यात्री हैं उनसे या तो कार्ड उनको दिए जाएंगे या कैश भी, अगर वो टिकट लेना चाहेंगे तो कैश उनको टिकट दी जाएगी। तो इस प्रकार का कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और फिर उसमें जो भी कोई छोटी बड़ी कहीं चोरी होती है या जो हमें मैनेजमेंट करने में कि पैसेंजर किस रूट पर ज़्यादा आ रहे हैं, किस पर कम है, उसका रीशेड्यूलिंग करना है, इन सारे विषयों के ऊपर चेकिंग हो जाएगी। और जो फ्री पास वाले जितने लोग हैं उनका भी अकाउंटिंग हमारी जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वो भी ठीक होगी। तो एक सुविधा जो है इस प्रकार की, हर एक बस में सीसीटीवी कैमरा लगेंगे, सुरक्षा के नाते उसका ध्यान रखा जाएगा। तो एक बड़ा टेंडर आज लगभग 40 करोड़ रुपए के आसपास ये एक टेंडर हुआ है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये खुशी का विषय है, जिस तरह से ओलंपिक में हरियाणा अग्रणी प्रदेश रहा है, उसी तरह से पैरा ओलंपिक में भी 19 मेडल में से 6 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं और जल्द ही पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया जाएगा। बहुत ही ये प्रसन्नता का विषय है कि जैसे ओलंपिक में हरियाणा एक अग्रणी प्रदेश इस नाते से रहा है, वैसे ही पैरा ओलंपिक में भी 19 में से 6 मेडल हरियाणा के हमारे खिलाड़ियों ने जीते हैं और हमने उनको सबको बधाई भी दी है। और बहुत आगे आने वाले समय में कोई 18-20 तारीख के आसपास कोई कार्यक्रम आयोजित करने की संभावना बन रही है कि उन सभी पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों को, जैसे हमने पंचकुला में ओलंपिक के खिलाड़ियों को बुला करके उनको सम्मान किया था, ऐसे ही पैरा ओलंपिक को भी बुला करके उनका सम्मान करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन वो प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सेवर की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से नए विधान भवन के लिए शुरू किए गए प्रयासों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जो मांग की गई है, उस मांग को पूरा करवाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में हरियाणा के नए विधान भवन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन से जगह दिलवाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के लिए 10 एकड़ भूमि वर्तमान विधानसभा के पास ही मांगी है। पत्र में मुख्यमंत्री ने विधान भवन में हरियाणा के हिस्से में पंजाब की ओर से किए गए अवैध कब्जे का मुद्दा भी उठाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि नए विधान भवन का विषय लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ विधान पालिका की गरिमा और आधुनिक दौर की कार्यशैली के लिए मूलभूत ढांचे से जुड़ा हुआ है। साल 2026 में प्रस्तावित परिसीमन में हरियाणा में विधायकों की संख्या भी 126 हो सकती है। विधानसभा के मौजूदा सदन में मात्र 90 विधायकों के लिए बैठने की जगह मौजूद है। इसके साथ ही नए दौर की आवश्यकताओं और तकनीकी विकास के साथ साथ व्यवस्थाओं को विकसित करना अनिवार्य है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में मंगलवार को हरियाणा में तीसरे सीरो सर्वे की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के एसीएस राजीव अरोड़ा और हेल्थ डीजी वीना सिंह समेत तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि जिसमें कोविड वैक्सीन लगने के बाद और कोविड होने के बाद कितनी एंटीबॉडी बनी इसका पता लगाया जाएगा। और भी है कोई? आज हमने तीसरा सीरो सर्वे आरंभ कर दिया है। इससे पहले हम 2 बार सीरो सर्वे कर चुके हैं। पहली बार जब हमने किया था तो 8% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। दूसरी बार जब हमने किया तो 14.3% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। सीरो सर्वे का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हरियाणा के कितने % लोगों में कोरोना के प्रति एंटीबॉडी बन चुकी है। एंटीबॉडी 2 प्रकार से बनती है। एक तो जिनको कोविड हुआ उनमें एंटीबॉडी बनती है। दूसरा जिन्होंने वैक्सीनेशन ली है उनमें एंटीबॉडी बनती है। ये पहला सीरो सर्वे है जिसमें दोनों को मद्देनजर रखा जाएगा। इसमें जो सैंपल साइज है वो भी 36,520 है, जो कि पिछले सैंपल साइज से ऑलमोस्ट डबल है। क्योंकि पिछला जो सैंपल साइज था वो 18,500 के पास था। तो इस बार हम ज़्यादा को कवर कर रहे हैं। इसमें हम बच्चों को भी कवर कर रहे हैं। बच्चों को 6 साल एंड अबव से 6 साल एंड अबव से हम बच्चों को भी कवर कर रहे हैं, गाँव को भी कवर कर रहे हैं, शहरों को भी कवर कर रहे हैं। इसकी करने के लिए लगभग 2200 मेडिकल स्टाफ जो हैं वो इसमें लगेंगे और 2 हफ्ते में ये सारी रिपोर्ट कंपाइल होकर हमारे पास आ जाएगी। हमें पता लग जाएगा कि हमारे प्रदेश में कितने लोगों में एंटीबॉडी बन चुकी है। हमने बहुत मेहनत की है। हमने 1,73,00,000 के करीब हमने वैक्सीनेशन कर दी है, जो कि वी आर नियरिंग आवर टारगेट। बहुत जल्दी हम टारगेट तक पहुंचने वाले हैं। हमने इतनी वैक्सीनेशन की है हमारे स्टाफ ने, और वैक्सीनेशन का मतलब यही है कवच प्रदान करना, इस बीमारी से कवच प्रदान करना। और जितनी जल्दी हम अपने प्रदेश के लोगों को ये कवच प्रदान कर देंगे, उतना ही अगर तथा कथित कोई भी थर्ड वेव आती है तो हम सेफ रहेंगे। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को अंबाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई मसलों को लेकर अपना रिएक्शन भी दिया, अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की ओर से पनशीर बमबारी का संज्ञान लेना चाहिए। अफगानिस्तान में अभी तक कोई सरकार नहीं बनी है, उन्हें वहां किसने आमंत्रित किया है, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के खिलाफ है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बारे में कहा कि हरियाणा में स्थिति कंट्रोल में है और हरियाणा में कोरोना के फिलहाल महज 15 केस रोजाना आ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही हरियाणा को हम कोरोना मुक्त स्टेट भी घोषित कर देंगे। International community should take cognizance of the sad bombardment by Pakistan in Panjshir, a province of Afghanistan. Yet no government has been formed in Afghanistan. Then who invited them there? This is a very big question, and this is against all the international laws and treaties. हरियाणा में हमने पूरी तरह से हमारा सारा मेडिकल स्टाफ चौकस है और हमारे पास मेरे ख्याल पिछले 1 महीने से तो नए केसेस का 15 से कम ही आ रहे हैं। और अगर ऐसे ही हमारा सारा चलता रहा, ठीक चलता रहा, तो हम कोविड फ्री स्टेट भी जल्दी डिक्लेयर हो सकते हैं।
फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को सेक्टर 7 पिपलेश्वर मंदिर पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पार्क में धौलपुर पत्थर लगाने के कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर सेक्टर 7A में RWA के पदाधिकारियों ने विधायक नरेंद्र गुप्ता का स्वागत किया। इस दौरान विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि वो लगातार लोगों से संपर्क करके उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका समाधान भी किया जा रहा है। पार्क में पत्थर लगाने का और इसके फुटपाथ के लिए टाइल लगाने का हमने काम का उद्घाटन आज किया है। डी प्लान से हम ये काम करा रहे हैं, तो इसका उद्घाटन करने के लिए हम आए हैं। बहुत बड़ी समस्या थी पार्क का, जिसमें सुबह लोग घूमते हैं, इसका सारा फुटपाथ टूटा हुआ है, तो उसका सौंदर्यीकरण कराकर मुझे उम्मीद है कि यहाँ के जो लोग हैं वो सुबह की सैर बड़े आसानी से करें। जल भराव की समस्या है और सीवर, जिस दो समस्याएँ हैं, सीवर जाम रहता है और जल भराव हो जाता है बरसात में। उसके लिए स्थायी समाधान के लिए हमने सिही गांव में जो नगर निगम की 9.5 एकड़ ज़मीन पड़ी है, उस पर पॉन्ड बनवाने के लिए प्रपोजल बना दिया है। जल्दी पॉन्ड अथॉरिटी से उसका टेंडर्स हो जाएंगे। करनाल से सांसद संजय भाटिया आज 2 दिवसीय दौरे पर भिवानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं के घर भी पहुंचे। इस दौरान वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से सेक्टर 13 में आयोजित कार्यक्रम भी पहुंचे। संजय भाटिया ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी लहर में देश को नुकसान हुआ, लेकिन आज देश पूर्ण रूप से इस बीमारी से लड़ने को तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी देश हित की बात करती है। कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी दी है कि बीजेपी देश हित को सर्वोपरि रखती है। देश हित बीजेपी सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ती है। उन्होंने कहा कि आज कार्यकर्ताओं की विभिन्न टोलियों से उनकी बातचीत हुई है और सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। मैं समझता हूं कि पहले जिस तरह का एक आकलन था, हालांकि मैं होम अफेयर्स की कमेटी का मेंबर हूं, पार्लियामेंट्री बोर्ड का, तो हम रेगुलर इस सारे MHA की जो गाइडलाइंस थी उसमें मैं इन्वॉल्व भी रहा, सारी बातचीत रही। आंकड़े कुछ और बताते हैं, लेकिन फिर भी हमने देखा फर्स्ट वेव के अंदर डेथ रेट इतनी ज़्यादा परसेंटेज नहीं थी, और ये बहुत ज़्यादा अगर इफेक्ट करा तो थोड़े ओल्ड एज के अपने जो बुजुर्ग थे उनको किया। सेकंड वेव में हमने देखा कि यंग घरों के मतलब यंग बच्चे भी अनेक हमारे बीच से बिछड़ गए, चले गए। तो थर्ड वेव में जो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो थ्योरी चल रही थी कि छोटे बच्चों को, किड्स को इसको इफेक्ट करेगा, तो उसमें अधिक से अधिक व्यवस्थाएं। एक समय था जब कोरोना हमारे यहाँ पर आया, एक PP किट भी इंडिया के अंदर नहीं बनती थी, लेकिन आज हिंदुस्तान इतना समर्थ है कि यहाँ से PP किट बाहर भेज सकता है। आज वैक्सीन, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में जब भी कोई बीमारी महामारी आई, चाहे प्लेग की आई, चाहे पोलियो की आई, चाहे चेचक की आई, दुनिया में वो वैक्सीन इंजेक्शन पहले ईजाद हो जाते थे। हिंदुस्तान में आते आते वर्षों लग जाते थे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद भी वैक्सीन इंडिया के अंदर आई। लेकिन ये पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास रचा गया कि हिंदुस्तान में वैक्सीन दुनिया में सबसे पहले आई, वो भी एक कंपनी नहीं, 2 कंपनी ने वैक्सीन बनाई। मैं अपने साइंटिस्ट को और अपने नेतृत्व को सैल्यूट करता हूं कि इतने कंसर्न है, और आज भी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वैक्सीनेशन इन 1 डे 1 करोड़ से भी ऊपर का रिकॉर्ड बना दिया। किसी भी कंट्री के पास जाए, यहाँ तक कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, USA है, आज भी उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है जितनी हिंदुस्तान वैक्सीन एक दिन में लगा सकते हैं। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ अगर कोई डेवलप हुई है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के अच्छे नेतृत्व के कारण और हमारे वैज्ञानिकों के कारण। इसमें कई तरह की बातें, लेकिन मैं आज कह सकता हूँ आज के पूरे दिन में ऐसी कोई बात नहीं जो मीडिया से ना छुपती हो। आप तक सारी बातचीत आती है, आप स्टोरीज छापते भी हो, लेकिन आज मैं विश्वास से कह सकता हूँ आज कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज था, किसी के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं थी, सबने पॉजिटिविटी। और मैंने देखा कि मैक्सिमम कार्यकर्ता कंसर्न थे कि किस तरह से समाज के अंदर घुसकर हम अधिक से अधिक लोगों का काम करा सके। एक आधी जगह से ये बात जरूर आई कि उनका कंसर्न ये था कि अगर हमारा ये काम हो जाए, तो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मैसेज था जो संस्कार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल जी के संगठन से हम सब लोगों को मिले, हम उनका चित्र लगाकर हर बैठक के अंदर पहले उनका आराधना करते हैं। तो उसके अंदर ये हमें मिला कि हमारे लिए देश पहले है, उसके बाद हमारी पार्टी है, और स्वयं का तो नंबर सबसे लास्ट में है। तो अगर कोई कंसर्न इस बात के लिए रहता है कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं बीजेपी का काम करूंगा, कम से कम भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों की तरह
जैसे क्षेत्रीय दल है या कांग्रेस पार्टी है, किसी की स्वार्थ सिद्धि करने का जरिया नहीं है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज कार्यकर्ताओं के बीच में गया है। सिरसा के कपास अनुसंधान केंद्र में पूरे उत्तर भारत समेत हरियाणा में कपास की उत्पादकता बढ़ाने को लेकर देश भर के वैज्ञानिक इकट्ठा हुए और इस कार्यक्रम में नई तकनीकों को किसान तक पहुंचाना, खड़ी फसल में बरती जाने वाली सावधानियों समेत कई अहम मुद्दों के बारे में किसानों को जागरूक किया गया ताकि उत्पादन बढ़े और लागत भी कम आए। पूरे उत्तर भारत समेत हरियाणा में कपास की उत्पादकता बढ़ाने को लेकर देश भर के वैज्ञानिक सिरसा के कपास अनुसंधान केंद्र में इकट्ठा हुए, जहां उत्पादकता विषय पर चर्चा हुई और नरमा कपास की अलग अलग किस्मों का निरीक्षण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता CCSHU हिसार के कुलपति डॉक्टर BR कंबोज ने की। इस मौके पर नागपुर से डायरेक्टर ICAR CICIR डॉक्टर YG प्रसाद, लुधियाना से डॉक्टर राजबीर, जोधपुर से डॉक्टर SK सिंह डायरेक्टर, कोयम्बटूर से डॉक्टर H प्रकाश सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं CCSHU हिसार के कुलपति डॉक्टर VR कंबोज ने मीडिया को बताया कि कपास की उत्पादकता बढ़ाने, बीमारियों से बचाव, रसायनों से न्यूनतम इस्तेमाल, खाद जरूरत अनुसार डालने, सूक्ष्म सिंचाई सहित अन्य सभी जरूरी बातों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि विश्व में भारत देश कपास उत्पादन के मामले में पहला नंबर है और उत्तर भारत में कपास के उत्पादन में हरियाणा पहले, राजस्थान दूसरे और पंजाब तीसरे स्थान पर। ऐसे में जो बीमारियां नरमा कपास में आती हैं, उनकी रोकथाम और अलग अलग किस्मों के लिए जागरूक किया गया। किसानों की फसल खास तौर से अब जैसे ही लंबे अंतराल के बाद वर्षा होती है तो फसल सूखने की समस्या या उसमें रस चूसने वाले कीड़ों की समस्या अक्सर बढ़ जाती है। तो उसके लिए सभी संस्थान, विश्वविद्यालय, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, हमारे जितने भी दूसरे कृषि से जुड़े हुए विभाग कार्य कर रहे हैं, उनके माध्यम से 2 या 3 दिन के लिए फार्म एडवाइजरी, क्रॉप एडवाइजरी, मौसम की एडवाइजरी जारी की जाती है कि अगले 3 दिनों में किसान को क्या करना है। यदि मैं भारतवर्ष की बात करूं तो जो ये नॉर्थ जोन है, जिसको उत्तरी भाग कहते हैं, यहाँ पे लगभग 18% जो पैदावार है वो यहाँ से जाती है और उसमें हरियाणा का स्थान सबसे 1 नंबर पे है, तो दूसरे स्थान पे राजस्थान और फिर पंजाब। वहीं ICAR CICIR नागपुर के डायरेक्टर डॉक्टर YG प्रसाद ने मीडिया को बताया कि आज कपास की किस्मों का जायजा लिया गया, जिसके बाद अलग अलग किस्म के फायदों और बीमारियों के प्रभाव को लेकर चर्चा हुई और साथ ही किसानों को अपने अपने क्षेत्र में किस किस्म का इस्तेमाल करना है ताकि कम लागत से उत्पादकता बढ़े, इसको लेकर प्रेरित किया गया। आज ये चर्चा वेदिका है, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हम CICR सिरसा स्टेशन के साथ, ये स्टेशन इस क्षेत्र में 1985 से काम कर रही है और अभी अटारी के साथ और CCHU के साथ वाइस चांसलर साहब आए थे और बाकी डायरेक्टर्स ऑफ रिसर्च, पूरा 3 राज्य एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम ये चर्चा वेदिका रखा है, इसीलिए कि कॉटन प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। देश में जैसा वाइस चांसलर साहब ने बताया, यहाँ उत्पादकता बहुत अच्छा है, इसके दिशा में हम इरिगेटेड कॉटन पैदा करते हैं यहाँ, इसीलिए अभी बेस्ट एग्रोनॉमी, बेस्ट सीड और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ हम जाएंगे तो किसान को अवेयरनेस बढ़ाएंगे और जो भी आजकल प्रॉब्लम्स पैदा हो रहा है उसका दिशा से काम करेंगे तो हम बहुत प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का चांसेस बहुत है। वहीं हरियाणा प्रदेश के प्रगतिशील किसान राजा राम और मंजू रानी ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होने से उन्हें नई किस्मों की जानकारी मिलती है और फसल की उत्पादकता बढ़ाने, कीटनाशकों के इस्तेमाल को लेकर जरूरी जानकारियां मिलती हैं। सर, आप अच्छी जानकारी दी गई है, अभी कृषि विज्ञान में आओ और अच्छी तरह भी खेती करो और जागरूक हो भी, अच्छी तकनीक से खेती करो। जैसे जी नई भी नरमे के बारे में वैरायटियाँ दिखाते हैं, आप कपास के बारे में जानकारी देते हैं, हाइब्रिड देसी कपास भी अच्छी तरह और नई वैरायटियाँ बताते हैं और अच्छी सब्जी भी देते हैं। किसानों को जागरूक करने के लिए ये एक माध्यम है हमारा, किसान का और वैज्ञानिक का। अगर किसान इससे ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो एरिया ये पूरा
क्षेत्र जो है कपास का क्षेत्र है, इसलिए ये जो यहाँ जो थोड़ा सेमिनार किया है, जो वैज्ञानिक आई है, इससे किसान भी जागरूक होंगे। हरियाणा में किसानों को समृद्ध बनाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका लाभ प्रदेश के किसानों को मिल भी रहा है और प्रधानमंत्री के किसानों की आय दोगुनी करने वाले लक्ष्य को बहुत तेजी के साथ साकार किया जा रहा है। सिरसा से जनता टीवी के लिए दिनेश घनघस की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले को आयोजित करने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इस बार ये मेला 16 दिन तक चलने वाला है, जो 4 से 20 फरवरी तक चलेगा। वहीं इस बार मेले का पार्टनर ब्रिटेन को बनाया गया है। मेले के लिए सुरक्षा के साथ साथ कोरोना नियमों की स्थिति को देखते हुए मेला प्राधिकरण को एक एक्सपर्ट टीम भी गठित की गई है। आपको बता दें कि ये टीम सुरक्षा बिंदुओं का मंथन करने के बाद उस पर अंतिम फैसला करेगी। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला हरियाणा सरकार द्वारा तय कर दिया गया है और वो 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक उसका आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने अपने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा इस बार के मेले में पार्टनर नेशन के रूप में ब्रिटेन हमारा भागीदार होगा और थीम स्टेट के चयन के लिए प्रक्रिया जारी है और आने वाले कुछ समय में हम थीम स्टेट पे भी निर्णय कर लेंगे। और जनता सरकार में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।